हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैंने आपके लिए लिया है हिंदी से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके सीटेट एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और मैंने छांट छांट के क्वेश्चन लिए हैं हिंदी से जो आपके सीटेट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, गगनचुंबी शब्द का सही अर्थ क्या है। गगनचुंबी शब्द का जो सही अर्थ होता है वो क्या है? आकाश तक जाने वाला, बहुत ऊंचा, बहुत गहरा, तेज चलने वाला। देखिए जो गगनचुंबी शब्द का सही अर्थ होता है वो होता है बहुत ऊंचा, यानी कि सबसे ऊंचा गगनचुंबी। ठीक है, गगनचुंबी का अर्थ होता है आकाश को छूने वाला अर्थात बहुत ऊंचा। ठीक है, मतलब आकाश को छूने वाला मतलब बहुत ऊंचा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गगनचुंबी शब्द का सही अर्थ क्या होता है? तो आकाश तक जाने वाला। ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से संधि विच्छेद सही क्या है? अब इसमें जो संधि विच्छेद है वो क्या है? देव प्लस आलय देवालय, सुर प्लस आलय सुरालय, जल प्लस आलय जलालय, या फिर राम प्लस आलय रामालय। देखिए निम्नलिखित में से संधि विच्छेद सही क्या है? इसमें से सही संधि विच्छेद क्या है? छांटिए। तो देखिए देवालय में जो देखिए जो देवालय है ना, तो देव प्लस आलय। ठीक है, तो इस मतलब देव और आलय के बीच स्वर संधि है। क्या है? स्वर संधि है। देव प्लस आलय के बीच क्या है? स्वर संधि है। तो ये मतलब निम्न में से संधि विच्छेद सही क्या है? तो सही संधि विच्छेद आपका देव प्लस आलय हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरण्य शब्द का सही अर्थ क्या है? जो अरण्य है इसका शब्द सही अर्थ क्या है? जंगल, गांव, मैदान, पर्वत। देखिए जो अरण्य होता है इसका सही अर्थ क्या है? तो देखिए जो अरण्य होता है ना, ये संस्कृत शब्द है। कौन सा शब्द है? संस्कृत शब्द है। और किसका शब्द है? ये है जंगल का शब्द। ठीक है, जंगल का शब्द होता है अरण्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हमारा सही हो जाएगा, जंगल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? मतलब कौन सा नहीं है, सॉरी, जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं? अब इसमें जल का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा नहीं है? तो नीर, वार, अनल या फिर तोय। देखिए जो जल का पर्यायवाची शब्द होता है वो हमारा नीर भी है। ठीक है, नीर भी होता है, वार भी होता है। ठीक है, और देखिए यहां पर तोय भी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कौन सा नहीं है? तो देखिए जल का अनल नहीं होता है, ध्यान रखना, अनल पर्यायवाची शब्द जल का नहीं होता है। तो राइट आंसर हमारा सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, चारों खाने चित्त मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मतलब चारों खाने चित्त कह देते हैं ना, चारों खाने चित्त कर दिया मैंने उसे। तो उस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पूरी तरह हार जाना, चार चीजें मिलना, भोजन करना, सो जाना। देखिए चारों खाने चित्त, बताइए क्या हो सकता है? बताइए क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर बताइए। चारों खाने चित्त मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो देखिए चारों खाने चित्र मतलब पूरी तरह से हार जाना। राइट आंसर क्या होगा? पूरी तरह से हार जाना। तो इस मुहावरे का प्रयोग तब किया जाता है, कब किया जाता है? इस मुहावरे का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से हार जाता है। ठीक है, वो तभी की तो कहते हैं चारों खाने चित कर दिया इसको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूरी तरह से हार जाना। मतलब इस शब्द का उपयोग तभी किया जाता है जब व्यक्ति पूरी तरह से हार जाता है या फिर गिर जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर पूरी तरह से हार जाना, ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलाहल शब्द का विलोम शब्द क्या है? मतलब कोलाहल जो होता है उसका शब्द का विलोम शब्द क्या है? शोर, शांति, हलचल, संध्या। देखिए कोलाहल होता है, कोलाहल शब्द का विलोम शब्द। तो देखिए कोलाहल होता है ना, कोलाहल, तो वो कोलाहल अर्थ होता है शोर शराबा, इसका विलोम शब्द शांति होता है। देखिए कोलाहल इसका अर्थ क्या है? कोलाहल का अर्थ क्या है? शोर और शराबा। ठीक है, शोर शराबा। ठीक है, और इसका विलोम शब्द क्या होता है? शांति। ठीक है, शांति तो होगा, शोर शराबे का विलोम शब्द शांति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलाहल शब्द का क्या है? शोर शराबा, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शांति हो जाएगा। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए 7वां क्वेश्चन है, विपत्ति शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? देखिए विपत्ति शब्द का समानार्थी शब्द, तो देखिए विपत्ति शब्द का समानार्थी शब्द हमारा कौन सा नहीं है? तो इसमें पूछ रहे संकट नहीं है, आपदा, लाभ, कठिनाई। बताइए क्या हो सकता है? देखिए विपत्ति जो होता है, विपत्ति का अर्थ होता है संकट। जब किसी पर संकट आता है तो वो विपत्ति आ गई। ठीक है, विपत्ति कहते हैं ना, विपत्ति आ गई, उस पर संकट आ गया, तो इसका अर्थ होता है संकट या फिर आपदा। ठीक है, इसको आपदा भी कह सकते हैं, आपदा हो सकती है। ठीक है, आपदा होता है
देखिए विपत्ति का अर्थ क्या होता है, संकट होता है या आपदा होता है, जबकि लाभ इसका विपरीत होता है। देखिए किसी को लाभ होता है, इसका विपरीत होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विपत्ति शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, मतलब नहीं पूछ रहा है। तो देखिए संकट भी हो जाएगा, आपदा भी हो जाएगा, लाभ नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विश्लेषण नहीं है, मतलब विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, मीठा, लंबा, तोड़ना, सुंदर, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर बताइए। देखिए बता सकते हो आप, कमेंट में बता सकते हो अगर आपको आता है तो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो देखिए विशेषण कौन सा नहीं है, बताइए बताइए। देखिए जो दौड़ना क्रिया, मतलब देखिए मीठा मीठा बोलना, लंबा तो लंबा जानती हो, दौड़ना होता है, दौड़ना क्या है। अब इसमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो देखिए दौड़ना क्रिया है। ठीक है, क्रिया क्या है इसमें, दौड़ना है। ठीक है, दौड़ना क्रिया है, जबकि अन्य शब्द विशेषण है, सभी विशेषण है, ये भी विशेषण है और ये भी विशेषण है और ये भी विशेषण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दौड़ना हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, धन का बहुवचन रूप क्या होता है। जो धन होता है ना, इसका बहुवचन रूप क्या होता है, बताइए। धन का बहुवचन रूप, तो देखिए धन का जो बहुवचन रूप होता है वो धनो, धनी, धन, धनिया, धन का बहुवचन। अब आप बताइए क्या हो सकता है धन का बहुवचन। तो देखिए धन जो होता है इसका बहुवचन, देखिए धन एक अनगिनत संख्या है। धन क्या है, ये अनगिनत होती है। ठीक है, अनगिनत होती है धन, तो धन अनगिनत संख्या है, इसका बहुवचन भी धन होता है। देखिए धन का बहुवचन भी धन ही है, ध्यान रखना। धन धना नहीं होगा या फिर धन्य नहीं होगा, धन का धन ही होगा, चाहे कितना भी पैसा हो धन होगा। 1 पैसा है तो भी धन है इसके बाद। ठीक है, तो इसका मतलब होता है धन का बहुवचन धन ही होगा। ठीक है, धन होगा। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। धनिया, धनी, धनो ये कुछ नहीं होगा, राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, नीरवता शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। जो नीरवता होती है इसकी शब्द का विलोम शब्द मौन, शोर, शांति, ध्यान, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर बताइए। देखिए बताइए क्या हो सकता है नीरवता शब्द का विलोम शब्द। तो देखिए नीरवता जो अर्थ, नीरवता का अर्थ होता है शांति या फिर मौन। क्या होता है, या तो शांति होता है या फिर मौन कह लीजिए। ठीक है, मौन भी कह सकते हैं, शांति या मौन। नीरवता क्या है, शांति या मौन, जबकि इसका विलोम शब्द शोर होता है। विलोम शब्द क्या होता है, शोर होता है। ठीक है, शोर होता है। तो इसका राइट आंसर नीरवता शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, शोर होगा। तो राइट आंसर हमारा बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भाषा अधिगम में सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। भाषा अधिगम, ठीक है, इसमें सबसे प्रभावी तरीका व्याकरण आधारित सीखना या फिर व्यवहारिक संदर्भों में प्रयोग या रटकर सीखना या केवल पुस्तकों से पढ़ना। तो देखिए मैं आपको बता दूं, भाषा अधिगम में सबसे प्रभावी तरीका होता है ना, सबसे प्रभावी तरीका, तो देखिए व्याकरण आधारित सीखना। देखिए व्याकरण आधारित सीखना ये आपका कभी नहीं होगा, ये नेगेटिव होता है। व्यवहारिक संदर्भों में प्रयोग, रटकर कभी नहीं सीख सकते, केवल पुस्तकों से कभी नहीं सीख सकते, व्यवहारिक संदर्भों। अब ये आपका बहुत ही पॉजिटिव है, बी आंसर। ठीक है, तो ये भाषा को बेहतर तरीके से सीखने के लिए हमें व्यवहार में लाना जरूरी होता है। किसमें, व्यवहार में लाना। ठीक है, व्यवहार में लाना जरूरी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण में बाल केंद्रित शिक्षा का क्या महत्व है। जो शिक्षण होती है इसमें बाल केंद्रित शिक्षा होती है, इसका क्या महत्व है। शिक्षक ही मुख्य भूमिका निभाता है। देखिए शिक्षक ही मुख्य भूमिका निभाता है, कभी नहीं निभाएगा। ठीक है, बच्चे अपनी रुचि के अनुसार सीखते हैं, बिल्कुल सीखते हैं, ध्यान रखना इस बात को। बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे को लेकर चलिए, सीटेट का एग्जाम आप फाड़ दोगे, ध्यान रखना। बच्चे को कभी नेगेटिव मत लेना, बच्चे को पॉजिटिव ही लेना। तो बच्चे अपनी रुचि के अनुसार ही सीखते हैं, किसी के दबाव में नहीं रहते वो। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। केवल पाठ्य पुस्तक गलत हो जाएगा, परीक्षा आधारित अध्ययन किया जाता है, नहीं, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। जो गोदान उपन्यास होता है ना, इसके लेखक कौन है। प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, निराला। देखिए जो गोदान है ना, गोदान उपन्यास, इसके लेखक कौन है। तो देखिए गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखित प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है। क्या है, प्रेमचंद द्वारा। ठीक है, प्रेमचंद द्वारा गोदान हिंदी लिखित प्रसिद्ध उपन्यास है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेमचंद हो जाएगा। ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया। जो रामचरितमानस है ना, ये किस भाषा में लिखा गया था। तो संस्कृत, अवधी, ब्रज, हिंदी। बताइए क्या हो सकता है। जो रामचरितमानस है ना, ये किस भाषा में लिखा गया था, बताइए
क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया था? तो अगर आपको रामचरितमानस के बारे में पता है तो बता सकते हो। तो देखिए बताइए, संस्कृत, अवधी, ब्रज, बताइए क्या हो सकता है? तो देखिए रामचरितमानस है ना, वो अवधी भाषा में लिखा गया था। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया था। किसके द्वारा? तुलसीदास द्वारा। अगर नहीं पता तो इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा था, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अवधी हो जाएगा, ठीक है, अवधि हो जाएगा। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला देखिए, सूरदास किस रस के कवि माने जाते हैं? सूरदास जो है किस रस के कवि माने जाते हैं? शांत रस के माने जाते हैं, करुण रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस। बताइए क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर बताइए। चलिए बताइए क्या हो सकता है, बताइए क्या हो सकता है। देखिए सूरदास किस रस के कवि माने जाते हैं? तो सूरदास हमारे माने जाते हैं भगवान कृष्ण की भक्ति से जुड़े हुए कवि हैं, ठीक है। सूरदास किसके हैं? भगवान कृष्ण के, ठीक है। कृष्ण से जुड़े भक्ति के से जुड़े हुए हैं कवि हमारे सूरदास कवि, ठीक है, भगवान कृष्ण के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भक्ति रस हो जाएगा, क्योंकि सूरदास भगवान कृष्ण की भक्ति से जुड़े हुए हैं। तो राइट आंसर हमारा भक्ति रस हो जाएगा, ठीक है, भक्ति रस हो जाएगा। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस आंदोलन से जुड़े थे? जो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र थे ना, ये किस आंदोलन से जुड़े थे? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, हिंदी नवजागरण, नील विद्रोह, चंपारण आंदोलन। बताइए क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर बताइए। चलिए बताइए। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वो किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के नवजागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? नवजागरण, ठीक है, नवजागरण, ठीक है, नवजागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? अग्रदूत माने जाते हैं, ठीक है, अग्रदूत माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए भारत किस आंदोलन से जुड़े थे? तो वो हिंदी नवजागरण से जुड़े थे, ठीक है, हिंदी नवजागरण थे। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अप्रत्यक्ष शब्द में कौन सी उपसर्ग है? बताइए अप्रत्यक्ष शब्द में कौन सी उपसर्ग है? प्रति, अप, अ, पर। जो अप्रत्यक्ष शब्द है इसमें कौन सी उपसर्ग है? तो देखिए अप्रत्यक्ष शब्द में हमारी जो है वो हमारी अप्रत्यक्ष शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? अ शब्द का, ठीक है, अ शब्द का अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ होता है न या विपरीत। जिसका क्या होता है? न होता है या फिर विपरीत होता है, या क्या होता है? विपरीत होता है। तो ये मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष शब्द में कौन सी उपसर्ग है? तो अ शब्द है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 18वां क्वेश्चन है, नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? अब जो नीलकंठ है ना, नीलकंठ में शब्द में कौन सा समास है? अव्यय समास, अव्ययभाव समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है। तो देखिए नीलकंठ जो होता है ना, नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए नीलकंठ, नीला प्लस कंठ, ठीक है, नीलकंठ मतलब नीला, नीला प्लस कंठ प्लस कंठ, ठीक है। तो इसमें विशेषण और संज्ञा मेल होता है, ठीक है, इसमें क्या है? विशेषण और संज्ञा का मेल होता है, जो कर्मधारय समास कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्मधारक समास, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, जिसका कोई अंत न हो इसके लिए एक शब्द होगा। जिसका कोई अंत न हो इसके लिए एक शब्द होगा। अनादि होगा, अनंत होगा, अनश्वर होगा, अक्षय होगा। देखिए बताइए क्या हो सकता है जिसका कोई अंत ना हो? तो देखिए जिसका कोई अंत नहीं होता ना, वहां पर हम अनंत कहते हैं। अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अंत नहीं हो, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? देखिए आकाश शब्द का आकाशी होगा, आकाशिनी होगा, आकाशता होगा, या फिर इसका स्त्रीलिंग रूप नहीं होता है। आकाश शब्द का स्त्रीलिंग रूप हमारा, इसका स्त्रीलिंग रूप होता ही नहीं है, ठीक है। देखिए आकाश है तो आकाशी तो है, ये क्या है? आकाशी तो होगा नहीं। क्या आकाशी भी कोई चीज है? देखिए लड़का लड़की, ठीक है, भैंस भैंसा, ठीक है, ऐसे करके मतलब मतलब स्त्रीलिंग पुरुषलिंग, स्त्रीलिंग पुरुषलिंग। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो यहाँ पर जो आकाश है ना, देखिए आकाशी, आकाशी क्या है? नहीं है, आकाशी कुछ नहीं है। आकाशिनी कभी सुना है? नहीं सुना होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर, इसका स्त्रीलिंग रूप होता ही नहीं है, इसका स्त्रीलिंग रूप होता ही नहीं है।
तो राइट आंसर डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, फूल की खुशबू का सही तत्पुरुष समास रूप क्या होगा? फूल की खुशबू का सही तत्पुरुष समास, तो देखिए फूल की खुशबू का सही तत्पुरुष समास जो होगा वो होगा पुष्प सुगंध। क्यों होगा? फूल खुशबू नहीं, फूल खुशबू नहीं, फूल की सुगंध नहीं, फूल की सुगंध भी नहीं, फूल सुगंध नहीं नहीं नहीं, पुष्प सुगंध। राइट आंसर, पुष्प का अर्थ फूल और सुगंध का अर्थ खुशबू। ठीक है, पुष्प का अर्थ क्या होता है? पुष्प का अर्थ क्या होता है? पुष्प का अर्थ होता है फूल। ठीक है, फूल होता है। और सुगंध का अर्थ क्या होता है? सुगंध का अर्थ क्या होता है? खुशबू होता है। ठीक है, खुशबू होता है। तो यहां पर राइट आंसर पुष्प सुगंध हो जाएगा, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सी नहीं सॉरी, डी आंसर सही हो जाएगा, पुष्प सुगंध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भाषा सीखने की सबसे प्राकृतिक प्रक्रिया कौन सी होती है? रटकर सीखना, कभी नहीं सीख सकते रटकर, ध्यान रखना। अनौपचारिक तरीके से सुनना और बोलना, अरे भाई अनौपचारिक तरीके से भी नहीं, हम मतलब ये क्या पूछ रहा है, भाषा सीखने की सबसे प्राकृतिक प्रक्रिया कौन सी है? तो रटकर तो सीख नहीं सकते, अनौपचारिक तरीके से सुनना बोलना। देखते हैं, अनुवाद करके सीखना, भाई अनुवाद करके तो कभी नहीं सीख सकते। व्याकरण आधारित पढ़ाई हम कर नहीं सकते, ये नेगेटिव होता है, जहाँ व्याकरण आ गया वो नेगेटिव होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनौपचारिक तरीके से सुनना और बोलना, यहाँ से हम भाषा सीखने की सबसे प्राकृतिक प्रक्रिया मानी जाती है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, द्विभाषी बच्चों के लिए प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी हो सकती है? द्विभाषी के लिए बच्चों के लिए, तो देखिए जो द्विभाषी बच्चे होते हैं ना, द्विभाषी बच्चों के लिए हमें देखना चाहिए कि द्विभाषी बच्चों को दोनों भाषाओं में सीखने से ज़्यादा लाभ होता है। द्विभाषी बच्चों को क्या होता है? द्विभाषी बच्चों को दो भाषाओं में सीखने में बहुत आसानी होती है। तो राइट आंसर हमारा दो भाषाओं का संतुलन उपयोग हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल मातृभाषा नहीं होगा, केवल दूसरी, केवल नेगेटिव। ठीक है, दोनों भाषाओं का संतुलित उपयोग। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है बालक भाषा सीखते हैं, यह सिद्धांत किस शिक्षा शास्त्री का है? जो बालक होते हैं वो भाषा सीखते हैं, यह सिद्धांत किस शिक्षा शास्त्री का है? तो देखिए सीधी सी बात है, जो बालक भाषा सीखते हैं यह सिद्धांत हमारा लॉब चोम्स्की ने दिया था। किसने दिया था? चोम्स्की ने दिया था, पियाजे ने नहीं दिया था। राइट आंसर हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। चोम्स्की के अनुसार भाषा अधिगम एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। क्या है? प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो राइट आंसर हमारा चोम्स्की हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है हिंदी को प्रभावी रूप से सिखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है? तो देखिए हिंदी व्याकरण पर ज़्यादा ध्यान देना, रोज़मर्रा की स्थितियों में हिंदी का प्रयोग कराना, या फिर केवल किताबों से पढ़ना। भाई केवल किताबों से हम कभी नहीं पढ़ सकते, ध्यान रखना। हिंदी को प्रभावी रूप से सिखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है रोज़मर्रा की स्थितियों को हिंदी का प्रयोग कराना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा बच्चों के भाषा विकास के लिए कौन सा तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? बच्चों के भाषा विकास के लिए कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? तो देखिए माता पिता की शिक्षा, भाषा का निरंतर प्रयोग, स्कूल का वातावरण, या परीक्षा का दबाव। बताइए क्या हो सकता है? बताइए क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर बताइए। बच्चों के भाषा विकास के लिए कौन सा तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो देखिए निरंतर अभ्यास से भाषा कौशल विकसित होता है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, जो निरंतर अभ्यास करते हैं ना, उसी से हम सीखते हैं और उसी से हम भाषा कौशल का विकास कर सकते हैं, विकसित हो सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर भाषा का निरंतर प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, भाषा का निरंतर प्रयोग, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, गबन उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद है, महादेवी वर्मा है, यशपाल है, सुमित्रानंद पंत है। बताइए कौन है? बताइए क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर बताइए। देखिए जो गबन है वो प्रेमचंद द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, किसके द्वारा? प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया एक मतलब उपन्यास है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर प्रेमचंद हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, झांसी की रानी कविता किसने लिखी थी? जो झांसी की रानी थी वो कविता किसने लिखी थी? जयशंकर प्रसाद ने, मैथिली शरण गुप्त ने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने। देखिए क्या हो सकता है? बताइए झांसी की रानी कविता। तो देखिए झांसी की रानी जो कविता है, ये कविता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को दर्शाती है। क्या दर्शाती है? उनकी
वीरता को दर्शाती है। तो ये लिखी थी किसने? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अंधा युग। अंधा युग नाटक के लेखक कौन है? अब अंधा युग नाटक के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती है क्या? दिनकर है, निराला है, हरिवंश राय बच्चन है? अंधा युग, तो देखिए अंधा युग नाटक जो है, ये अंधा युग महाभारत के युद्ध के बाद की स्थिति को दर्शाने वाला नाटक है। कि किसको? महायुद्ध, मतलब महाभारत। ठीक है, महाभारत हुआ था ना, महाभारत, उसके युद्ध के बाद की स्थिति को दर्शाने वाला नाटक है अंधा युग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर धर्मवीर भारती हो जाएगा। ठीक है, धर्मवीर भारती अंधा युग नाटक के लेखक पूछ रहा है, तो धर्मवीर भारती हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद। तो राम की शक्ति पूजा, तो देखिए राम की शक्ति पूजा जो है, ये हमारी ये कविता राम और रावण के युद्ध से संबंधित है। क्या? राम, ठीक है, राम और रावण इन दोनों के युद्ध से संबंधित है। ठीक है, ध्यान में रखना है इस बात को। और देखिए, और यहाँ पर जो इसके ये पूछ रहा है राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो ये हमारी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये वाली रचना है। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, नील दर्पण नाटक का संबंध किस आंदोलन से है? नील दर्पण नाटक का संबंध किस आंदोलन से है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, किसान आंदोलन, नील विद्रोह, दलित आंदोलन। नील दर्पण नाटक संबंध किस आंदोलन से है? तो देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या फिर आपका नील विद्रोह, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नील दर्पण नाटक का संबंध किससे है? तो नील विद्रोह से है। ठीक है, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कि नील विद्रोह बंगाल में किसानों के संघर्ष को दर्शाता है। क्या? जो बंगाल में किसानों का संघर्ष हुआ था ना, उसको दर्शाता है ये नील। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा नील विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, नील विद्रोह हो जाएगा। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके सीटेट जुलाई 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, सीटेट जुलाई 2025 के लिए, तो ये जरूर देख लेना। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं तैयारी कराने वाला हूँ उन बच्चों को जो सीटेट पास नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में कल इसी टाइम पर। तब तक के लिए जय हिंद।